Hello everyone, welcome back to our channel Commerce Future. This is my introduction. This is our today's topic. आज हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जितना भी पोर्शन कवर है ये टोटली का टोटली चैप्टर मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। अगर आप किसी भी लेवल पे है, ग्रेजुएशन लेवल पे है या मास्टर्स के लेवल पे है, मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर सब्जेक्ट आपका है तो आप इस वीडियो के गो थ्रू हो सकते हैं। आज मैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो चैप्टर है उसको मैं फुल्ली कवर कर रही हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं ये आपके लिए रेलेवेंट होने वाला है। ये जितना भी इसमें कंटेंट है ये दो तीन जो आपका स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उन सभी को मिला करके यहाँ पे मैंने इस पीपीटी को रेडी किया है। अगर आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए थे इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर उसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है, तो जब भी कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है ना, इस मार्केट में जब इंट्रोड्यूस होता है वहाँ से लेकर के जब वो मार्केट को छोड़ता है तब तक का उसका जो सफ़र होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसे कि वाटर साइकिल होता है ना, आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे कि पहले बादल बनता है, बादल होता है, बादल से बारिश होता है, बारिश से पानी में आता है, फिर इवेपोरेशन होता है, फिर वो वापस से बादल बन जाता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी होता है। पहले मार्केट में आता है, धीरे धीरे मार्केट में रहता है, चलता है, फिर वो धीरे से मार्केट बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कहते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो बेसिकली 4 स्टेजेस से होकर के गुजरता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं वो मैच्योरिटी स्टेज पे काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं और इवेंचुअली जितना भी कर लीजिए हर एक प्रोडक्ट का जो है वो एक ऐसा समय आता है जब वो मार्केट से फेज आउट हो ही जाता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आया है और वो हमेशा के लिए बना रहे। बहुत सारी कंपनीज़ का आप देखिएगा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आए हैं और मार्केट में आ करके एक समय राज करके फिर चले भी गए, फिर वो मार्केट में वापस से भी आ सकते हैं। जैसे कि सबसे अभी ट्रेंडिंग एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पे बुलेट जो गाड़ी है उसका, ठीक है ना, बुलेट जो बाइक से, तो आपने देखा हुआ कि बुलेट एक समय का मार्केट में बहुत आया और वो एक मैच्योरिटी के स्टेज पे आया, मैच्योरिटी के स्टेज से आकर के वो डिक्लाइन होकर के मार्केट से बाहर चला गया। फिर अभी देख रहे हैं कि बुलेट का क्रेज़ जो है वो वापस से मार्केट में आ गया और फिर से भी जो है वो एक टॉप मतलब कि अभी मैच्योरिटी स्टेज पे चल रहा है। फिर धीरे धीरे समय आएगा और फिर वो धीरे धीरे फिर से मार्केट से बाहर हो जाएगा। ये रूल है, कोई भी चीज़ मार्केट में आता है अपने धीरे धीरे ग्रो होता है, फिर मैच्योरिटी स्टेज पे जाता है, फिर वो डिक्लाइन हो जाता है। अरे इन सभी का कारण क्या हो सकता है ना, सैचुरेशन, कि उसके बाद में किसी तरीके का उसमें चेंजेस आपको नयापन देखने को नहीं मिल रहा है, कंपटीशन जो है वो और भी उस तरीके के प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ गए हैं या इम्प्रूव्ड वाले आ गए हैं, और डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि लोगों का जो है वो टेस्ट जो है वो समय के साथ में बदलता रहता है ना, हर एक एज ग्रुप का अलग डिमांड होता है। तो इसके कारण भी डिमांड चेंज होने के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। तो डिक्रीज इन डिमांड आप बेसिकली मोटा आप इसको लेकर के चलते हैं। लास्ट में क्या होता है कि रिडक्शन इन सेल, इन सभी का कारण क्या हो सकता है, रिडक्शन इन सेल हो सकता है। A product life cycle analysis can help the companies in creating strategies that enable them to sustain the longevity of the product and even adapt to the market condition. मार्केट का जो प्रोडक्ट किसी एक प्रोडक्ट का जो है वो लाइफ साइकिल को स्ट्रैटेजीज मतलब कि समझना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम लोग स्ट्रैटेजीज जो है वो बना सके कि ताकि वो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लंबे समय तक बना रहे। 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम लोग मतलब अभी तक इसको छोटे रूप में हम लोग अभी देखें तो हम लोग क्या समझें कि हम लोग समझे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है क्या है, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम लोगों के लिए मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट क्यों है, हाउ प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हेल्प्स द बिजनेसेस, हम लोगों को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो बिजनेसेस को हेल्प भी कर सकता है। वी विल नाउ स्किम थ्रू द 4 स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब हम लोगों को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के और स्टेजेस के बारे में डीपली समझेंगे
और देखेंगे कि क्यों जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझना हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है और हर स्टेजेस में क्या क्या होता है। जैसे कि सबसे फर्स्ट है हम लोगों का इंट्रोडक्शन। तो सबसे फर्स्ट स्टेज होता है हम लोगों का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इंट्रोडक्शन, जहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है वो डेवलप किया जाता है और इसके बाद में मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस स्टेज के ड्यूरिंग जो है वो प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाता है। बहुत मतलब कि दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब कि सबसे पहला स्टेज मार्केट में है कोई भी एक नया चीज़ जो मार्केट में लाया गया है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस इन दिस स्टेज हाई स्टेक, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है यहाँ पे जो है वो इसका बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टेज होता है यहाँ पे, बट डज नॉट डिसाइडेड वेदर द प्रोडक्ट विल सक्सेस और नॉट। लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों को ये भी नहीं पता कि यहाँ हम लोगों का प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई कैसे अंदाजा लगा सकता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, क्योंकि हम लोग तो अपना बेस्ट दे करके ही कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं ना, ये सोच के हम लोग लाते हैं कि चलेगा, लेकिन वो चलेगा या नहीं चलेगा वो यहाँ पे हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। एडिशनली अ लॉट ऑफ मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन, साथ साथ में यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मार्केटिंग और बहुत सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे हम लोग करते हैं। एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ कैपिटल भी हम लोगों को यहाँ पे चाहिए होता है, सो दैट द प्रोडक्ट रीचेस द कंज्यूमर्स, ताकि प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कंज्यूमर्स तक में पहुँच जाए। At this stage of product life cycle, management companies are able to understand how user will respond to the product. एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में यहाँ पे मैनेजमेंट को जो है वो किसी भी कंपनीज का वो समझते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो हमारा किस तरीके से मार्केट में जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो हमारे कंज्यूमर से किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो लेकर के आएगा। प्रिसाइसली द आइडिया इज टू क्रिएट अ ह्यूज, अगर हम लोग इसको प्रिसाइसली अगर छोटे शब्दों में कहें तो बेसिकली यहाँ पे आइडिया क्या होता है, ताकि बेसिकली आइडिया क्या होता है कि हम लोग ह्यूज डिमांड जो है वो क्रिएट कर सके। अब उसके लिए कैंपेन जितने सारे भी करने पड़े, जिस तरीके से भी प्रमोशन करना पड़े, जितना भी कैपिटल लगाना पड़े, लोग जो है वो अपने कैपेसिटी के अनुसार उसमें लगाते। नेक्स्ट स्टेज क्या आता है, ग्रोथ। ग्रोथ स्टेज जो है उसको हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग पहले समझते कैसे कि कंज्यूमर जो है वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है, हम लोगों को प्रोडक्ट को लेकर के एक्शन देखने को मिल रहा है, हम लोगों के प्रोडक्ट को लोग खरीद रहे हैं और हम लोग जो है वो धीरे धीरे प्रोडक्ट जो है वो पॉपुलर हो रहा है और इसका हम लोग को देखने को कहाँ से मिलता है कि सेल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अदर कंपनीज जो है वो भी नोटिस करते हैं एट इट स्टार्ट्स गेटिंग मोर अटेंशन एंड रेवेन्यू, यहाँ पे ग्रोथ के समय में अटेंशन ज़्यादा मिलने लग जाते हैं, साथ साथ में रेवेन्यू भी जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। व्हेन कंपटीशन इज हेवी अ हायर अमाउंट ऑफ मनी मे बी पुल्ड इनटू द मार्केट, जब कंपटीशन हेवी होता है तो हेवी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो लगता है। द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एक्सपैंड एंड इट मे ऑल्सो बी ट्विक्ड एट दिस स्टेज टू इंश्योर सम फीचर्स एक्सेट्रा आर इम्प्रूव्ड। जब मार्केट यहाँ पे एक्सपैंड हो रहा था तो यहाँ पे हम लोगों को इंश्योर करना पड़ता है कि हम लोगों को कुछ फीचर्स जो है वो हम लोग मतलब कि उसके बारे में स्पेशली बताया और साथ साथ में हमारे जो भी स्ट्रैटेजीज है उनको हम थोड़ा सा इम्प्रूव करें, यानी कि चेन बनाना अच्छे तरीके से कि प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों का है मार्केट, लोगों को ये बात अब पता है, लोग खरीदना शुरू कर चुके हैं, तो जो नए लोग जो रहे हैं प्रोडक्ट पहुंचाना, बेटर स्ट्रेटजीज अपनाना, हम लोग को प्राइसिंग वगैरह को कम करना, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ऑल्सो फोर्सेस यू टू कट डाउन द प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन के कारण हम लोगों को प्राइसेस जो है वो कट डाउन करने पड़ते हैं। Nonetheless, sales increases therefore the products and the market। सबसे क्या है कि यहाँ भी हम लोगों का सेल्स जो है इंक्रीज कर रहा है, ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है और साथ साथ में क्या है कि हम लोगों को मार्केट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मेन इंपॉर्टेंट हम लोग यही देखना चाहते हैं कि हम लोगों का प्रोडक्ट जो है वो ग्रो कर रहा है या नहीं, मार्केट में इसका ग्रोथ हो रहा है या नहीं। अब इसके लिए पैसे लगाने पड़े, स्ट्रैटेजीज लगाना पड़े, कुछ भी लगाना पड़े, लोग जो है वो लगा करके आगे बढ़ना चाहते। अब कोई भी प्रोडक्ट जब ग्रो कर रहा है तो ग्रो करने के बाद वो एक मैच्योरिटी स्टेज पे तो आएगा ही आएगा। अब मैच्योरिटी स्टेज पे आने का लक्षण क्या होता है कि यहाँ पे सेल्स जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि वो डिक्लाइनिंग जा रहा है, लेकिन जो ग्रो करने का स्पीड जो होता है वो थोड़ा सा गिर जाता है। मतलब कि पहले है कि हम लोगों का सेल्स जो है वो हर साल से 20% से इंक्रीज कर रहा था, लेकिन इस साल जो हम लोगों को 20% से नहीं ग्रो कर, कितना परसेंट से ग्रो किया, 15% से ही ग्रो करा।
सेल इंक्रीज कर रहा है लेकिन बस 15% से ग्रो कर रहा है। तो ये क्या था, हर साल 20% से ग्रो कर रहा है कि पिछले साल 2 लाख का बेचे थे तो इस साल जो है अगर हम 2 लाख का बेचे थे तो इस साल हम लोग 3 लाख का बेच रहे, तो ये हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज़ जो है कि पिछले साल 2 लाख का बिका था और हर साल जो है वो लगभग 1 लाख का हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार जो ग्रोथ जो है वो 80,000 का ही देखने का मिला, यानी कि ये लक्षण किसका दिखा रहा है कि प्रोडक्ट जो है मैच्योरिटी की तरफ में पहुंच रहा है और एक सैचुरेशन पॉइंट पे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेयर प्राइसिंग बिकेम द कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे मेन जो है वो प्राइस जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है मैच्योरिटी के स्टेज में। दिस मेक्स द प्रॉफिट मार्जिन थिनर। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सबसे कम हम लोगों को देखने को मिलता है। इन दिस स्टेज द पर्पस ऑफ द मार्केटिंग इज टू फेंड ऑफ कंपटीशन समटाइम। बहुत बार यहाँ पे इस तरीके से होता है ना कि मैच्योरिटी स्टेज में हम लोग बस कंपटीशन से जीतना चाहते हैं, किसी तरीके का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाने पे हम लोगों का ध्यान भी नहीं होता। हम लोगों का बस होता है कि कंपटीशन में हम लोग बने रहें और ऑल्टर्ड प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड, और साथ साथ में हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि इसके ऑल्टरेशन में प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोग इंट्रोड्यूस करने लग जाते हैं। कि अभी तक अगर सपोज करो कि हम लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स बना रहे थे तो हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इकोनॉमी रेंज वाले में भी हम लोग आना चाहेंगे ताकि मार्केट में जो है वो हमारा पकड़ जो है वो बना हुआ रहे। अब किसी भी तरीके का स्ट्रैटेजीज लगाना पड़े, लोग लगाते हैं नया प्रोडक्ट लगा करके, या फिर प्रोडक्ट में प्राइसिंग कट करके, या फिर प्रोडक्ट का लुक को चेंज करके। इस सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी से, जा करके आप चाहे तो चैप्टर्स को देख सकते हैं। उनसे रिलेटेड भी वीडियोस दिए हुए हैं कि प्रोडक्ट में आखिर क्या होता है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, बहुत सारे इस तरीके के मतलब कि स्ट्रैटेजीज जो है वो अपनाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड भी वीडियोस जो है वो आपको जाकर के चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेज हम लोगों का क्या होता है कि डिक्लाइन होता है। While companies make all effort throughout the different stages for the product life cycle to ensure that it stay alive in the market, and eventually decline cannot be ruled out. कंपनीज हर उस स्ट्रैटेजी को लगाता है कि हम लोगों का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लंबे समय तक बना रहे। This is why it became important to know what product life cycle is at. इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग सबसे पहले तो समझे कि हम लोगों का प्रोडक्ट किस स्टेज पे है। व्हेन अ प्रोडक्ट इज इन द डिक्लाइनिंग स्टेज द सेल्स ड्रॉप्स ड्यू टू द चेंज इन द कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। जब प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पे होता है तो इसको समझने का क्या है कि हम लोगों का कंज्यूमर का बिहेवियर में चेंज होता है, साथ साथ में हम लोगों का प्रोडक्ट का डिमांड में भी जो है वो चेंजेस देखने को मिलता है। A product losses its mix shares and competition also deteriorate. प्रोडक्ट में हम लोगों को लॉसेस होता है मार्केट में, मार्केट का शेयर में भी कमी आ रहा होता है, साथ साथ में कंपटीशन जो है वो भी हम लोगों का कम होता जाता है। क्योंकि जब किसी के लिए रेलिवेंट ही नहीं है तो लोग कंपटीशन करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि पता है कि अब इसके साथ में कंपटीशन करो या ना करो ये तो मार्केट से बाहर जा ही रहा है। इवेंचुअली द प्रोडक्ट रिटायर फ्रॉम द मार्केट, एंड सबसे लास्ट क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से बाहर चला जाता है। अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का अगर हम लोग ग्राफ को देखें तो इस तरीके से कुछ बनता है, जहाँ पे एक साइड हम लोग सेल्स को रखते हैं, दूसरी साइड हम लोग टाइम को रखते हैं। मतलब कि वाई एक्सेस पे आपका सेल्स है, एक्स एक्सेस पे आपका टाइम है। जैसे करके आपका इंट्रोडक्शन होता है, धीरे धीरे आप ग्रोथ की ओर में जाते हैं, ग्रोथ के बाद में आपका मैच्योरिटी पे आता है, मैच्योरिटी के बाद में हम लोग जो है वो डिक्लाइन की ओर में मूव कर जाते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्या क्या स्ट्रेटेजीज जो है वो अपनाया जा सकता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होता है वो हम लोगों का 4 स्टेज का होता है, ये हम लोग अभी तक में पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, 4 स्टेजेस है, ये हम लोगों को पता है। ईच स्टेज इज एसोसिएटेड विद द चेंजेस इन द प्रोडक्ट्स मार्केटिंग पोजीशन। यू कैन यूज वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इन ईच स्टेज टू ट्राई प्रोलॉन्ग लाइफ साइकिल्स ऑफ योर प्रोडक्ट। हर स्टेज जो है वो एसोसिएटेड होता है, मतलब कि जुड़ा हुआ होता है उसके प्रोडक्ट के मार्केटिंग पोजीशंस के ऊपर में। यू कैन यूज़ वेरियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, हम लोग बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो अपना सकते हैं हर स्टेज में,
ताकि हमारा लंबा लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहे किसी भी एक प्रोडक्ट का। कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में आता है तो वो नहीं चाहता कि हम अपना लाइफ साइकिल जो है वो तुरंत पूरा करें और वापस आ जाए मार्केट से। सभी चाहते हैं कि हम लोग इंट्रोडक्शन स्टेज में आए हैं, ग्रोथ में चलते रहें, बहुत ज़्यादा हो तो मैच्योरिटी पे रहे, और मैच्योरिटी पे अगर आ गए हैं तो मैच्योरिटी पे बने रहें। उसके बाद में हम लोगों का डिक्लाइनिंग स्टेज हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन देयर इज़ अ रूल कि जो मार्केट में आया है वो जाएगा ही। अब एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे बुलेट को दिया था। बुलेट चाहे कितना भी अच्छा गाड़ी था, लेकिन जब मैच्योरिटी पे आया, मैच्योरिटी के बाद में वो डिक्लाइन पे आया है। हाँ, भले ही वो फिर से भी आया मार्केट में, फिर से ग्रो कर रहा है, फिर से मैच्योरिटी के स्टेज पे आएगा, फिर से वो धीरे धीरे डिक्लाइन पे भी जाएगा। क्योंकि जैसे ही मार्केट में कोई एक नया प्रोडक्ट आता है तो उसके कंपटीशन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो आ जाते हैं। साथ साथ में लोगों का फैशन भी चेंज हो जाता है, बिहेवियर भी प्रोडक्ट को लेकर के चेंज होते रहता है। तो इसके कारण भी जो है वो कुछ चीज़ें मार्केट में आती हैं और मार्केट से फिर बाहर भी चली जाती हैं। आप लोग पैंट्स का स्टाइल्स भी देखते होंगे, मार्केट में आता है, फिर एक समय में बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है, फिर उसके बाद में वो मार्केट से बाहर आ जाता है। ठीक है ना। तो ये हर प्रोडक्ट का नियम है। ठीक है, कुछ का लंबा समय तक चलता है, ये मैच्योरिटी और ग्रोथ का पीरियड किसी का छोटे पीरियड के लिए होता है। ठीक है। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन का क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है वो हम लोग लगा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज्ड इन इंट्रोडक्शन स्टेजेस। अब मार्केटिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं तो इंट्रोडक्शन स्टेज में किस किस तरीके का मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हम लोग अपना सकते हैं उसको यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला है हम लोगों का रैपिड स्कीमिंग, सॉरी, सबसे फर्स्ट हम लोगों का रैपिड स्कीमिंग। रैपिड स्कीमिंग में हम लोग क्या करते हैं, लॉन्चिंग द प्रोडक्ट एट अ हाई प्राइस एंड हाई प्रमोशनल लेवल। हम लोग हाई प्राइस पे भी प्रोडक्ट को ला रहे हैं, साथ साथ में प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लो स्कीमिंग में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं हाई प्राइस पे, लेकिन प्रमोशन पे उतना खर्च नहीं करते हैं। रैपिड पेनिट्रेशन, लॉन्चिंग द प्रोडक्ट एट लो प्राइसेस विद सिग्निफिकेंट प्रमोशन। प्रोडक्ट को लो प्राइस में मार्केट में लाया, लेकिन उसका एक सिग्निफिकेंट प्रमोशन जो है वो भी हम लोग करते रहते हैं। मतलब जितना ज़रूरत है उतना खर्च कर दिए प्रमोशन पे। स्लो पेनिट्रेशन क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को लो प्राइस पे हम लोग लाते हैं, साथ साथ में मिनिमल प्रमोशंस भी कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज यू शुड एम टू, हम लोग जब इंट्रोडक्शन स्टेज में होते हैं तो हम लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए या क्या हम लोगों का एम होना चाहिए। इस्टेब्लिश अ क्लियर एंड ब्रांड आइडेंटिटी, एक ब्रांड का आइडेंटिटी जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम लोग मार्केट में क्या लोगों के बनाने के लिए आए, हम लोग किस चीज़ का सोल्यूशन है। कनेक्ट विद राइट पार्टनर टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, सही पार्टनर के साथ में कोलैबोरेट करना ताकि हमारे प्रोडक्ट को जो है वो अच्छे तरीके से प्रमोट कर सके। सेटअप कंज्यूमर टेस्ट और प्रोवाइड सैम्पल ट्रायल्स टू कीप टारगेट मार्केट। हम लोगों का जो की टारगेट मार्केट है वहाँ पे हम लोगों को कंज्यूमर के टेस्ट को समझना होगा, वहाँ पे हम लोगों को सैम्पल्स और ट्रायल्स भी देने होंगे ताकि लोगों को पता चले कि आप है क्यों और आप क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो लोगों को देने वाले हैं। प्राइस द प्रोडक्ट्स और सर्विस एज हाईली एज बिलीव यू कैन सेल इट, जितना अधिक से अधिक कीमत पे आपका प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में बिक सकता है उसको आपको ध्यान देना है। एंड टू रिफ्लेक्ट द क्वालिटी लेवल यू आर प्रोवाइडिंग, सिर्फ हाई से हाई प्राइस चार्ज करना नहीं, हाई से हाई प्राइस चार्ज करने के साथ साथ में आपको उसको क्वालिटी लेवल को भी मेंटेन रखना होगा। क्योंकि अगर लोग एलवी का बैग खरीद रहे हैं, है ना, लुई विटों का अगर लोग बैग खरीद रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि लोग किसी और दूसरे ब्रांड का बैग को नहीं खरीदेंगे। जैसे कि लावी है ना, लावी एक ब्रांड है बैग्स का, मतलब कि लेडीज बैग्स या आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या क्या ये लोग बना रहे हैं, लेकिन हाँ लुई विटों है और एक तरफ में लावी है। दोनों ही मतलब कि ब्रांड है बैग का ही, बैग और शूज़ मान लीजिए कि दोनों ही बैग्स और शूज़ जो है वो मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन इसका प्राइस रेंज अलग है, इसका प्राइस रेंज अलग है।
इसके बैग सपोज कीजिए कि 5,000 से 6,000 में आ जा रहे हैं, तो इसका बैग जो है वो आपको 1.5 से 2 लाख तक में भी देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि लावी का बैग नहीं बिक रहा है और ऐसा भी नहीं है कि लुई विटॉन का नहीं बिक रहा है। उसके अलावा आपको लोकल मार्केट में भी बैग्स है जो 500-600 में भी अवेलेबल है, वो भी बिक रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग प्राइस में इंक्रीज करते हैं ना, वैसे वैसे हम लोग फिर क्या करते हैं, उस लेवल का क्वालिटी लोगों को दे रहे होते हैं, है ना। जैसे कि गुची है, पराडा है, तो ये सभी के जो ब्रांड्स के हैं, ये सभी क्या है, लोगों के लिए शो ऑफ करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को। तो उस तरीके का प्रोडक्ट का क्वालिटी फिनिशिंग भी देते हैं ताकि हाई क्लास लोग जो है उसको शो ऑफ कर सकें। ठीक है, तो हम लोग जब भी प्रोडक्ट को प्राइस को चार्ज कर रहे हैं तो हम लोगों को ध्यान में देना होता है कि जितना हम लोग प्राइस चार्ज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली क्वालिटी भी प्रोवाइड करें। प्रोडक्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अब ग्रोथ स्ट्रैटेजीज हम लोगों का क्या होना चाहिए? मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूजर्स इन द ग्रोथ मेनली एम टू इंक्रीज द प्रॉफिट। हम लोगों का मेनली कहाँ हम लोग एम करते हैं? प्रॉफिट पे हम लोग एम करते हैं। सम ऑफ द कॉमन स्ट्रेटेजीज आर टू ट्राई। कुछ और कॉमन स्ट्रेटेजीज जो हम लोगों को ट्राई करना चाहिए। इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। जैसे जैसे देख रहे हैं मार्केट में सीखते हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बने हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होंगे, तो प्रोडक्ट का क्वालिटी को और इंक्रीज करना। एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स, फीचर्स और सपोर्ट सर्विस टू ग्रो योर मार्केट शेयर्स। सपोर्ट सर्विस देना, मार्केट में जो हम लोगों का प्रोडक्ट है उसमें और फीचर्स ऐड करना। एंटरिंग न्यू मार्केट सेगमेंटेशन, नए मार्केट्स के सेगमेंट्स में और जाना। कीपिंग प्राइसिंग एज हाई एज अ रीजनेबल टू कीप डिमांड एंड प्रॉफिट हाई। हम लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस को उतना ही हाई रखें जितना कि हम लोगों का डिमांड को जो है, जैसा हम लोगों का डिमांड है उसको फुलफिल कर रहा है, और हम लोगों का प्रॉफिट जो है वो हाई चलता रहे। इंक्रीजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स टू कोप अप विद द ग्रोइंग डिमांड। हम लोगों को अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है उसको हम लोगों को इंक्रीज करते रहना होगा ताकि हम लोगों का जो बढ़ता हुआ डिमांड है उसको वो फुलफिल कर सके। शिफ्ट मार्केटिंग मैसेजेस फ्रॉम द प्रोडक्ट अवेयरनेस टू द प्रोडक्ट प्रेफरेंस। हम लोगों का जो मैसेज होता है स्टार्टिंग में, हम लोग वहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बता रहे होते हैं स्टार्टिंग के एज में, तो उसके बाद हम लोगों को कहाँ जाना होता है? प्रोडक्ट अवेयरनेस से कहाँ पे? तो प्रोडक्ट प्रेफरेंस से। क्यों बाकी के प्रोडक्ट को के अलावा हम लोगों का प्रोडक्ट जो है वो आप अपनाइए, ठीक है ना। स्कीमिंग प्रोडक्ट प्राइसेस इफ़ योर प्रॉफिट आर टू लो। अगर प्रोडक्ट का प्राइसेस, स्कीमिंग प्रोडक्ट प्राइसेस इफ़ योर प्रोडक्ट प्रॉफिट्स आर वेरी लो। स्कीमिंग प्राइसेस जो है यहाँ पे हम लोगों को लगाने का ज़रूरत है अगर हम लोगों का प्रोडक्ट का प्राइसिंग जो है वो काफ़ी लो है। स्कीमिंग का नाम मतलब कि उसमें से निकालना, प्रॉफिट को हाई करना, है ना। मतलब कि प्रॉफिट को हाई करना, उसके लिए क्या करना होगा? प्राइसेस को हाई करना, है ना। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में आप लोग पढ़ेंगे कि प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, प्राइस पेनिट्रेटिंग प्राइस क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो प्राइस स्कीमिंग क्या होता है ना, इसमें हम लोग हाई प्राइस जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के लिए। अगर हम लोग का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लो है तो थोड़ा सा उसको हम लोगों को इंक्रीज करने का ज़रूरत होता है लॉन्ग टर्म में बने रहने के लिए, क्योंकि सब दिन लो प्रॉफिट पे थोड़ी बेच सकते हैं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट एट द मैच्योरिटी स्टेज। When your sales peak, your product will enter the maturity stage. This often means that your market will be saturated and you may find out that you need to change your marketing tactics to prolong the life cycle of your product. अब ये हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम लोगों को पता है कि अब हम लोग मैच्योरिटी स्टेज पे आ गए हैं और एक सैचुरेशन का पॉइंट में हम लोग पहुँच चुके हैं, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हम लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पे अगर मार्केट में किसी तरीके का चेंजेस नहीं मिलने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे? मार्केटिंग के टैक्टिक्स को बदलेंगे ताकि हम लोगों का प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, यानी कि लंबे समय तक चलता रहे। कॉमन स्ट्रेटेजीज दैट कैन बी हेल्प ड्यूरिंग दिस स्टेज फॉल अंडर वन ऑफ द टू कैटेगरीज। अब कॉमन स्ट्रेटेजीज जो यहाँ पे हम लोगों को हेल्प कर सकता है वो है कि मार्केट मॉडिफिकेशन और प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। इसमें दो ही तरीके का काम किया जा सकता है, मार्केट को या मॉडिफाई करें या फिर हम लोग क्या करें? प्रोडक्ट को मॉडिफाई करें। मार्केट मॉडिफिकेशन में क्या होता है? दिस इंक्लूड एंटरिंग न्यू मार्केट सेगमेंट्स, रीडिफाइनिंग टारगेट एंड मार्केटिंग विनिंग ओवर कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, कन्वर्सेशंस, नॉन यूजर्स।
अब यहाँ पे इस मार्केट में हम लोग इंक्लूड किसको करेंगे, हम लोग नए मार्केट सेगमेंट्स में जाएंगे। हम लोगों का जो भी सेगमेंट हम लोग पहले हम लोग क्या करते हैं, नया नया जब हम लोग मार्केट में आते हैं तो हम लोग एक सेगमेंट को डिसाइड कर रहे होते हैं, उसी सेगमेंट में हम लोग बने रहते हैं। जब हम लोग मैच्योरिटी स्टेज पे आते हैं हम लोग क्या करते हैं, नए सेगमेंट्स में जाने का कोशिश करते हैं, है ना। एंट्रिंग हम लोगों को ज़रूरी हो जाता है नए सेगमेंट्स में एंटर करना। हम लोग अपने रीडिफाइन करते हैं हमारे टारगेट मार्केट को, कि पहले तो जो हम लोगों को टारगेट बना रखे थे कि हाँ हम लोगों को इस रेंज के लोगों को हम लोगों को कवर करना था, तो अब क्या करेंगे हम लोग उस टारगेट को जो है वो बदलेंगे। जैसे कि सबसे पहले था क्या कि सपोज करो कि सिर्फ बॉयज़ को कैटेगरी को फुलफिल कर रहे थे जींस में, मतलब कि जो भी बॉयज़ कैटेगरी था उसको हम लोग अपने में समेटे हुए थे। अब क्या करेंगे, हम लोग गर्ल्स के कैटेगरी के जींस भी सपोज करो कि बनाना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ कि एक सेगमेंट से हम लोग दूसरे सेगमेंट में आए ना। विनिंग ओवर कॉम्पिटिटर्स, हम लोगों को अपने कॉम्पिटिटर्स, अपने कंज्यूमर्स और कन्वर्टिंग नॉन यूज़र्स, और साथ साथ में हमारे जो यूज़र्स अभी तक में नहीं हुए हैं उनको भी हमारी तरफ में मोड़ना हमारा काम होता है। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन दूसरा तरीका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एडजस्टिंग और इम्प्रूविंग योर प्रोडक्ट फीचर्स, क्वालिटी, प्राइसिंग, डिफ्रेंशिएटिंग इट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट इन द मार्केटिंग। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम लोगों का प्रोडक्ट में ही बदलाव लाए, जैसे कि हम लोगों को एडजस्ट करें मार्केट के अकॉर्डिंगली, थोड़ा सा और चेंजेस लाएं, इम्प्रूव करें प्रोडक्ट का क्वालिटी में, उसका प्राइसिंग में, या फिर और अपने प्रोडक्ट को हम डिफ्रेंशिएट करें बाकी के प्रोडक्ट्स से, ताकि लोग जो है वो मेरे तरफ में अट्रैक्ट होकर के आए। प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज, ड्यूरिंग द एंड ऑफ योर प्रोडक्ट यू विल सी डिक्लाइन सेल्स एंड प्रॉफिट। डिक्लाइनिंग सेल्स, अगर हम लोग जब इस स्टेज में आते हैं तो हम लोगों को सेल्स में हम लोगों को गिरावट दिखने को मिलता है, साथ साथ में प्रॉफिट में भी गिरावट दिखने को मिलता। दिस कैन बी कॉज्ड बाय चेंजेस इन द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजी एडवांसेस एंड द ऑल्टरनेटिव्स इन द मार्केट। अब ये डिक्लाइन का कारण काफ़ी सारा हो सकता है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो जाए, या फिर मार्केट में जो है वो और भी ऑल्टरनेटिव जो है वो हमारे आ जाए। At this stage you will have to decide what strategies to take. अब इस स्टेज में डिसाइड करना था कि क्या स्ट्रेटेजीज लाना है। इफ़ यू वांट टू सेव मनी यू कैन, अगर हमें पैसे बचाने हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस योर प्रमोशनल एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्ट। अब हम लोग जो भी प्रमोशनल खर्च कर रहे हैं वो बंद कर देंगे या कम कर देंगे। रिड्यूसेस द प्रोडक्ट reduces the number of distribution outlet that sells them, जो भी outlets हैं उनको कम कर देंगे। implement price cuts to get the customers to buy the product, हम लोग प्राइस कटिंग करेंगे ताकि लोग जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदें। फाइंड आउट अदर यूज़ फॉर द प्रोडक्ट, कुछ और भी ऑल्टरनेटिव यूजेस जो है अपने प्रोडक्ट्स के लिए ढूंढने का आवश्यकता होता है। मेंटेन द प्रोडक्ट एंड वेट फॉर द कंपटीटर्स टू विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट फर्स्ट, प्रोडक्ट को मार्केट में बनाए रखिए और तब तक इंतजार कीजिए जब तक आपका कंपटीटर्स जो है वो मार्केट से चला नहीं जाता है। अगर आपका मार्केट से कंपटीटर चला जाएगा तो वापस से जो है वो थोड़ा सा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। हार्वेस्ट द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिफोर डिसकंटिन्यूइंग इट, साथ साथ में हम लोगों को जितना भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हम लोगों ने मार्केट में दिया है उन सभी को वापस लेना, उसको डिसकंटिन्यू करने से पहले। अब यहाँ पे हम लोगों को एक ग्राफ देखने को मिल रहा है जहाँ पे हम लोग सेल्स और प्रॉफिट का यहाँ पे आसानी से समझने का यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे किस स्टेज पे हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा होता है और किस स्टेज पे हम लोगों को लॉस हो रहा होता है। जब हम लोगों का प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्टेज में होता है उस समय हम लोगों का सेल्स जो यहीं से हम लोगों का कह सकते हैं कि हम लोगों का ये सेल जो है वो धीरे 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 इंक्रीज करते चला जाता है। फिर एक मैच्योरिटी के स्टेज पे आकर के धीरे धीरे इसका डिक्लाइन हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग प्रॉफिट का जो अगर ये मार्जिन को देखें तो प्रॉफिट हम लोगों को इंट्रोडक्शन के स्टेज तक में बिल्कुल नहीं मिल रहा होता है ना। जैसे ही हम लोग ग्रोथ के स्टेज में जाते हैं, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा भी कि जैसे ही हम लोग ग्रोथ के स्टेज में जाते हैं यहाँ पे हम लोगों को रेवेन्यू जो है वो देखने को मिलता है। और मैच्योरिटी के स्टेज पे हम लोग जब जाते हैं यहाँ पर हम लोगों का रेवेन्यू सबसे हाई होता है और डिक्लाइन के जब हम लोग फेज़ में जाने लग जाते हैं तब हम लोगों का रेवेन्यू जो है
हम लोगों को प्रॉफिट जो है वो कम देखने को धीरे 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 शुरू हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह को जब अडॉप्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये एक हम लोगों का ग्राफ होता है जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि मार्केट में जब हम लोग कोई प्रोडक्ट आता है ना, तो उसमें हम लोग कंज्यूमर को किस किस फेज में जो है वो बांटते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, जब हम लोग किसी भी तरीके का इनोवेशन करते हैं तो किस किस तरीके के कस्टमर जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अगर ये पूरा हम लोगों का एक ग्राफ है ना, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोगों के पास में ना इनोवेटर्स होते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोगों को क्या आता है कि इनोवेटर्स देखने को मिलते हैं, जिसका कि परसेंटेज लगभग 2.5% लोग होते हैं। कोई भी नया टेक्नोलॉजी होता है तो लगभग 2.5% लोग जो होते हैं वो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, जिसको हम लोग इनोवेटर्स बोलते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट हम लोगों के किस तरीके के हम लोगों को कस्टमर में देखने को मिलते हैं, वो होते हैं हमारे अर्ली अडॉप्टर्स, जिनका कि परसेंटेज लगभग 13.5% माना जाता है। अब जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं इनको कि हम लोग विजनरीज बोलते हैं, और जो हमारे इनोवेटर्स होते हैं उसको हम लोग एंथुसियास्ट बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट होते हैं, ये यंगस्टर्स होते हैं जो नए प्रोडक्ट्स को जो है वो अपने जीवन में लाना चाहते हैं, इनोवेशंस को जो है लोग अपनाते हैं सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट होता है हम लोगों का अर्ली मेजॉरिटी। ये बेल शेप अगर ये हम लोगों का कर्व है तो इसको हम लोग बीच से बिल्कुल ऐसे बांट सकते हैं ना, ये बिल्कुल बीचों बीच ऐसे बटा हुआ है, ठीक है। इस बेल शेप में आप इसके इधर हम लोगों का लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये बाकी का जो लोग होते हैं, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली मेजॉरिटी, है ना। अर्ली अडॉप्टर्स के बाद में क्या होता है हम लोगों का अर्ली मेजॉरिटी होता है। ये जो है ना द कैज़म, इसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट होता है हम लोगों का ये अर्ली मेजॉरिटी, इसका हम लोगों का लगभग 34% लोग जो होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैग्मैटिस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोगों को किस तरीके का टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने वाले लोग हम लोगों को मिलते हैं, तो ये होता है हम लोगों का लेट मेजॉरिटी। बाकी लोगों को देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखा देखी में फिर ये जो है वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव्स। सबसे लास्ट यानी कि बिल्कुल पुराने ख्याल के जो लोग होते हैं वो होते हैं क्या, लगार्ड्स, यानी कि ये लगभग हम लोग कितने होते हैं, 60% लोग जो हैं ये रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केप्टिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको स्केप्टिक्स। पीपल हु वांट न्यू थिंग्स, permitting disruptions, people who want convenience, gradual improvement if desires at all। अब यहाँ पे जो लोग होते हैं द कैज़म के पहले वाले जो लोग जो होते हैं वो इस तरीके के लोग होते हैं जो इनोवेशंस को अपने जीवन में जो है वो जगह देते हैं, अपनाते हैं इनोवेशंस में। और इधर के जो लोग होते हैं द कैज़म के बाद वाले इधर जो राइट साइड में जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर हम लोगों को ज़रूरत है प्रोडक्ट का, बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होता है, तो लोग जो है उस प्रोडक्ट को जो है वो अपने कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ही स्केप्टिक्स होते हैं, ये बिल्कुल ही अपने जीवन में किस तरीके का बदलाव जो है वो लाना ही नहीं चाहते। नेक्स्ट द chasm is a critical point in the product adoption life cycle that occurs between the early adopter and the early maturity। The chasm एक ऐसा critical point होता है जहाँ पे लाइफ साइकिल adoption होता है product का, इसमें अर्ली अडॉप्टर्स और अर्ली मेजॉरिटी के बीच का ये पॉइंट होता है। दिस इज द स्टेज राइट बिफोर द प्रोडक्ट इज गोइंग टू हिट द मासेस। ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे मासेस को हिट करने से पहले, आपका मासेस यानी कि बहुत सारे लोग जो है, अगर ये आ गया है बहुत सारे लोग इसको अपनाने फ्यूचर में, तो क्या पॉइंट है बेस्ड ऑन द क्लास वेल क्रॉस is the concept of the adoption of a new technology over time, starting with a small handful of early adopters moving through the mass market, eventually into the hands of even the most change resistant customer, है ना। जैसे कि मोबाइल देखिएगा,
कि मोबाइल पहले ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों ने जो है वो अपना ही लिया होगा, या फिर जैसे कि अभी देखिए लोग जो है वो 5G को लेकर के कितने मतलब कि इनसिक्योर से हो रहे हैं कि पता नहीं 5G का जो नेटवर्क है वो किस तरीके से लोगों को हार्म करेगा। कुछ लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जैसे कि मार्केट में जैसे ही नया बैंकिंग वगैरह आया होगा तो लोग जो है अभी तक में भी लोगों में आप देखिएगा ना, एक डर है कि हम लोगों का जो डेटा है वो प्राइवेसी जो है वो चोरी हो सकता है, हम लोगों का बैंक अकाउंट का डिटेल जो है वो लीक हो सकता है। इस तरीके से लोग जो है वो काफ़ी कम लोग जो है अभी तक में इस ऑनलाइन क्या बोलेंगे बैंकिंग वगैरह के सुविधा में आए हुए हैं, है ना। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जिसके बाद में लगभग हर कोई जो है वो इस तरीके से बैंकिंग के फैसिलिटीज़ जो है वो ऑनलाइन उससे जुड़ जाएगा। अभी जैसे देखिएगा पहले के बहुत लोग जो है वो एटीएम कार्ड्स वगैरह नहीं लेते हैं थे, लेकिन अभी सभी लोग जो है वो एटीएम कार्ड जो है वो बहुत धड़ल्ले से ले लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं कि उनको अब डर खत्म हो गया, लेकिन लोगों के बीच में जो है ना वो अवेयरनेस आ गया है, तो अब लोग जो है उसको खरीद रहे हैं। ठीक है, तो मासेस तक पहुंचने से पहले इस तरीके का एक फेज होता है द कैज़म। और ये कैज़म जो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, एक बस लाइन है जो कि अर्ली अडॉप्टर्स और उसके बाद में जो लोग अपनाने वाले हैं उसके बीच के एक फेज को कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एप्लीकेशंस। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होता है इनका एप्लीकेशंस क्या क्या है। स्टाइल, स्टाइल is the basic and the distinctive mode of expression. Examples: clothing, formals, casual. Once a style is born, it may last for generation, passing in and out of the vogue. स्टाइल जो है बेसिक और एक डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसमें कि क्लोथिंग जैसे कि फॉर्मल और कैजुअल्स को है। जहाँ पे ये एक बार मार्केट में आ गया ना, तो ये जो है वो लगभग जनरेशन्स तक जो है वो चलते रह जाता है। यहाँ पे इन आउट जो है वो चलते रहता है, लेकिन ये मार्केट में बना रहता है। फैशन इज अ पॉपुलर स्टाइल इन अ गिवन फील्ड। एग्जांपल: अ बिजनेस वाइल एंड बिजनेस कैजुअल्स tends to grow slowly, remains popular for a while and decline slowly. फैशन एक ऐसा होता है जिसमें कि एक स्टाइल है कि इसमें आया मार्केट में कोई चीज़, बिजनेस में आया कोई चीज़, और वो धीरे धीरे ग्रो करता है और वो लंबे समय तक जो है वो मार्केट में बना हुआ रहता है। फैट्स क्या होता है? इज अ फैशन दैट एंटर्स क्विकली, इज अडॉप्टेड क्विकली एंड डिक्लाइन फास्ट। एग्जाम्पल्स: लावा लैम्पन एंड पोकेमॉन। अब फैट्स क्या होता है? ये एक ऐसा फैशन होता है जिसमें कि बहुत अर्ली में जो है मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी में जो है कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट में, चढ़ता है, फिर धीरे से उतर जाता है। जनरली फैट्स जो है वो आप देख सकते हैं कि फैशन में जो कपड़ों में हम देखते हैं ना कि बहुत जल्दी आता है कोई इसी तरीके का। कभी देखिएगा कि बेल बटन का जीन्सेस का ट्रेंड आ रहा है, कभी देखिएगा कलरफुल पैंट्स का ट्रेंड आता है। तो ये सब क्या होता है कि आता है मार्केट में, पीक पे जाता है, तुरंत ये जो है वो बाहर चला जाता है। तो ये जनरली आप फैशन के मामले में आप देखने को आपको ये मिलेगा, है ना। कोई भी एक फैशन मतलब कि क्लोथिंग से रिलेटेड इन सभी चीज़ें जो है ये जो है वो आता है और लंबे समय तक जो है वो चलते रहता है। ठीक है, जैसे कि क्लोथिंग में ही है एग्जांपल में फॉर्मल्स और कैजुअल। फॉर्मल्स और कैजुअल देखिएगा कि कब से वही चेक शर्ट्स, स्ट्राइप शर्ट्स और प्लेन शर्ट्स जो है जो मार्केट में आ गए हैं वो चल रहे हैं, और हमेशा जो है वो लगभग वो चलते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। चेक्स में ही देखिएगा, चेक्स में ही लोग पहन रहे हैं, कभी बड़े चेक्स कभी छोटे चेक्स, लेकिन चेक्स ही चल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से फॉर्मल कैजुअल कपड़ों को आप ले सकते हैं। फैशन क्या होता है? वो इसी तरीके से आया, मार्केट में चढ़ा, फिर वो धीरे 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 जो है वो डिक्लाइन होकर के चला जाता है। क्या क्या फैक्टर्स जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को इफेक्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी के चेंज जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को इफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस और कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस, किस दर से लोग जो है वो आपको मार्केट अपना रहा है और कंज्यूमर अपना रहे हैं। ईज ऑफ कॉम्पिटिटिव एंट्री, कितना ईजी कंपटीशन है एंट्री करने के लिए। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी फर्म का क्या है। इकोनॉमिक एंड मार्जिनल फोर्सेस ऑफ द एंटरप्राइजेस, प्रोटेक्शन बाय पेटेंट्स, और गुडविल और इमेज ऑफ द एंटरप्राइजेस। गुडविल भी इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है कि आप कितना अच्छा गुडविल जो
के साथ में आपका बना हुआ है और लोग जो है आपको प्रोडक्ट को उसी तरीके से अपनाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन बिजनेस। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का अब इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्यों होता है? Includes various points to determine the marketing strategies related to the particular products. Importance are, it works as a forecasting tools. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ये हम लोगों को हेल्प करता है फोरकास्ट करने के लिए, भविष्य को समझने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कहाँ जा रहा है, इसके लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी करना चाहिए। प्लानिंग टूल्स के लिए, कंट्रोलिंग टूल्स के लिए। इट प्रोवाइडेड फॉर मार्केटिंग प्रोग्राम। हम लोगों को क्या प्रोग्राम मार्केटिंग में अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ग्रोथ स्टेज में है तो हम लोगों को डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम होगा, मैच्योरिटी पीरियड में है तो अलग मार्केटिंग प्रोग्राम होगा, अगर हम लोग डिक्लाइनिंग तरफ में जा रहे हैं तो अलग तरीके का मार्केटिंग प्रोग्राम जो है हम लोगों को अपनाने चाहिए। प्रोवाइड एन एस्टिमेट फॉर प्रॉफिट्स। हम लोगों को अपना कितना प्रॉफिट बनाना है ना, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रेवेन्यू हम लोगों को कब जो है वो इंक्रीज कर देना चाहिए कमाना के लिए। तो हम लोग जब देखते हैं ना कि हम लोग जब ग्रोथ स्टेज में होते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर देना चाहिए कमाने के लिए, लेकिन हम लोग को जब वही मैच्योरिटी स्टेज में होते तो हम लोगों को वहाँ पे प्राइसिंग जो है थोड़ा सा कट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मार्जिनल हम लोगों का जो प्रॉफिट होता है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट्स। साथ साथ में ये हम लोगों को नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। अब इस ग्राफ को अगर आप पढ़िएगा तो इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है और डिक्लाइन है। अब हम लोग जब पता है कि इंट्रोडक्शन पीरियड में है तो अगर इस ग्राफ को अगर आप समझ लिए ना और इसको आप याद कर लिए, यानी कि पूरा का पूरा मार्केटिंग में आप चाहे तो अपने कॉलेज के एग्जाम में जो पेपर में आग लगा सकते हैं, है ना। कि जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन में है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या रहेगा, लो सेल रहेगा, हाई कॉस्ट पर कंज्यूमर रहेगा, फाइनेंशियल लॉसेस रहेंगे, इनोवेटिव कस्टमर्स रहेंगे, फ्यू और बहुत कम कॉम्पिटिटर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उसी की जगह अगर हम लोग दूसरे स्टेज में आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का सेल इंक्रीज होता है, कॉस्ट पर कंज्यूमर जो है वो कम होता है, प्रॉफिट जो राइज होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर होता है, मोर कंपटीशन। यहाँ पे मैच्योरिटी में पीक सेल्स पे होते हैं, कॉस्ट पर कंज्यूमर जो है वो कम, सबसे कम होता है, प्रॉफिट हाई रहता है, मास मार्केट में हम लोग होते हैं, स्टेबल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो है यहाँ पे हम लोगों के रहते हैं। जब डिक्लाइनिंग स्टेज में आते हैं तो हम लोग क्या होता है कि सेल्स का हम लोगों का गिरावट होता है, कॉस्ट पर कंज्यूमर जो है वो लो रहता है, प्रॉफिट जो है वो गिर रहा होता है, कंज्यूमर का बेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कंज्यूमर का जो बेस जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि सिकुड़ता है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो फॉल। यहाँ पे एक टेबल है हम लोगों का, आप इसको पढ़िए। यहाँ पे जो पिछला वाला जो टेबल था उसी को एक और वर्जन यहाँ पे है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको चार्ट बना करके देना है तो आप इस चार्ट को जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। ये चार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, सेल्स कैसा रहने वाले हैं, कॉस्ट कैसा रहेगा, प्रॉफिट कैसे कमाने वाले हैं, कंज्यूमर्स कौन कौन से रहने वाले हैं, कॉम्पिटिटर्स कितने होंगे, मार्केटिंग आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहिए तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसको समझिए, क्योंकि जो पिछला वाला है वही इसमें है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस आपका टाइम का वेस्ट हो जाएगा। साथ साथ में उसी जो पीछे का जो हम लोगों का ग्राफ था या फिर जो चार्ट था वही चार्ट जो है वो यहाँ पे है, और प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चार्ट्स बना करके अगर इसको आप याद करते हैं तो आपके लिए ये समझना या इसको याद रखना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। यानी कि पूरा का पूरा क्रक्स जो है आपका पूरा मार्केटिंग, आपका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो है मार्केटिंग का, ये आपका पूरा इस वाले चार्ट से कवर हो सकता है। ये आप ग्राफ के साथ में पढ़िएगा। इन शॉर्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप इसके थ्रू जाइए, अगर आपको थोड़ा सा और डीपली करना है तो आप इस ग्रीन वाले चार्ट के थ्रू गो थ्रू कीजिए, आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।
अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले बार कोई भी नया मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन करना पड़ेगा। आपको अगर किसी और वीडियो के बारे में किसी और टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द